एक मिसरे में गुजर जाती हैं रातें कितनी, इतना आसान नहीं है सुखनवर होना। नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिक में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज की परिचर्चा का विषय है बदलते परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिंदी गजल। हिंदी गजल यानी वर्तमान साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा। पाठक सबसे ज्यादा गजल की ओर उन्मुख हो रहे हैं। परंपरागत गजल से समकालीन हिंदी गजल कैसे भिन्न है, आज इसी भिन्नता की बात होगी। समकालीन गजल की दिशा और दशा क्या है, इसकी बात होगी। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच विषय के अध्येता मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराया जाए। सबसे पहले मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं संजीव प्रभाकर जी का, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। महनार वैशाली से आए हैं हमारे यहाँ। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अक्सर इन्हें डीडी गिरनार से सुनते होंगे, देखते होंगे। आज हमारे बीच डीडी बिहार से आप इन्हें सुनेंगे पहली बार। इनके बाद युवा गजलकार, आलोचक और गजल पे ही शोध कर रहे शोधार्थी मित्र विजय कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार पत्र पत्रिकाओं में इनकी गजलें प्रकाशित हो रही हैं, आलेख छप रहे हैं और बढ़िया शोध कार्य कर रहे हैं समकालीन हिंदी गजल विषय के ऊपर। हम इनसे गजल पे बात करेंगे। माना यह जाता है कि अमीर खुसरो, जो हिंदी गजल और उर्दू गजल दोनों के प्रस्तोता के रूप में नजर आते हैं। हिंदी वाले भी मानते हैं, उर्दू वाले भी मानते हैं। अगर हिंदी गजल की बात हो, हिंदी गजल लेखन परंपरा की बात हो, तो वर्तमान समय में गजल अपने स्वर्ण युग को जी रही है, अगर हम ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित तौर पे हिंदी गजल ने अपनी विकास यात्रा को मुकम्मल की है। आज भी हम सतत इसमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे गजलकार सतत सहयोग दे रहे हैं, जिसमें आप सभी भी हैं। अगर सवाल हम पूछे या सवालों की ओर चले, तो पहला सवाल, या किसी भी विधा पे हम बात करते हैं तो पहला सवाल यही बनता है कि उसकी पहचान, उसकी विशेषता, उसकी अस्मिता क्या है। मेरा पहला सवाल भी यही होगा आपसे संजीव प्रभाकर जी से कि हिंदी गजल की अस्मिता क्या है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हिंदी गजल में हिंदी कविता परंपरा के संस्कार अंतर्निहित हैं। हिंदी गजल आम आदमी की बात करती है, जन सरोकार की बात करती है। इसमें हिंदी के मुहावरे, हिंदी के मिथक और हिंदी भाषा के संस्कार हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है, डॉक्टर ऋषिपाल धीमान ऋषि का एक शेर है कि मन के राम ने शायद धोखा खाया, ख्वाबों का मारीच कहाँ ले आया। क्या आप देखें कि इसमें जो मिथक का प्रयोग हुआ है वो हिंदी की प्रकृति का है। मैं तो एक शेर उद्धृत कर रहा हूँ। ये जो गजल है इसमें पूरे में मिथक का प्रयोग हुआ है और वो हिंदी की प्रकृति के हैं। मुझे एक शेर हरि नारायण सिंह हरि का याद आ रहा है कि शरद पूर्णिमा सा आंखों में प्यार उतर आया, क्या धवल चांदनी जैसा यह संसार निखर आया। बहुत तो इसमें जो उपमाओं का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल हिंदी की प्रकृति के हैं। क्या सही। मुझे एक शेर याद आ रहा है ओम प्रकाश यति का। उनका शेर मैं उद्धृत करना चाहूंगा यहाँ पे कि दूर जहाँ वो बरगद है, गांव की मेरी सरहद है। क्या बात है, वाह। एक शेर मुझे याद आ रहा है इनका हरिराम समीप का। उनका शेर है कि कराहें तेज होती जा रही हैं, दिलों में मौन बोती जा रही है। क्या बात। तो ये जो चीजें आई है हिंदी गजल में, वो हिंदी कविता परंपरा से आई है। जी जी बिल्कुल। और यही हिंदी गजल की पहचान है, यह इसकी अस्मिता है और यह इसकी खासियत भी है। जी, अगर मैं इसमें सवाल में थोड़ा आगे बढ़ूं, अवधारणा की ओर हम चले तो इसकी अवधारणा को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे, हिंदी गजल की अवधारणा? देखिए, साठोत्तरी गजलों में सत्ता के जनविरोधी स्वरूप का वर्णन पूरे जोर शोर से होता है। बिल्कुल। इसी समय हिंदी गजल अपनी अवधारणा स्पष्ट कर चुकी थी। इसका स्वर पारंपरिक व्यक्तिवादी न होकर जनवादी था। यह लगातार जन चेतना से जुड़ती चली जा रही थी। इस समय इसका एक रस विशेष से विधा के रूप में विस्तार होता है। यह साहित्य जगत के लिए क्रांतिकारी घटना थी। स्वतंत्रता की बाद की गजलों में आम आदमी की बेबसी, महंगाई, बेरोजगारी का वर्णन मिलता है।
यही मुद्दे विस्तार पाते हैं और साठोत्तरी गजलों में विद्रोह के स्वर में परिवर्तित हो। तो ये मुद्दे जब विस्तार पाते हैं, उस समय जो महानगरीय पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो वातावरण बन रहा था, उस विसंगतियों को उस समय के गजलकारों ने आप उस पहचाना और उसी को आवाज उस विसंगतियों का आवाज दिया और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जी। दूसरा सवाल मेरा विजय जी से होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि समकालीन गजलें जब सरोकार की गजलें हैं, आम आवाम की बेबसी, लाचारी, गरीबी, भुखमरी को रेखांकित करती हैं। इसमें एक चीज और वर्तमान समय में खूब देखने को मिल रहा है, विमर्श को लेकर खूब चर्चाएं जोरों पे हैं। जी। मैं विजय जी से जानना चाहूंगा कि समकालीन हिंदी गजल में विमर्श को किस तरीके से आप देखते हैं? विमर्श किस तरीके से आया समकालीन हिंदी गजल में, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। देखिए, जब हम विमर्श की बात करते हैं तो 90 का जो हमारा दशक है वो विमर्श का दशक है। वहां से विमर्श की शुरुआत होती है, और जब विमर्श की शुरुआत होती है तो मुख्य रूप से जो उभरकर जो विमर्श सामने आता है, जनता जिससे परिचित होती है, जिस विमर्श से, वो स्त्री विमर्श के रूप में सामने आता है। और इसके बाद आज जो है लगातार नए नए विमर्श जुड़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप जिसकी बात कर रहे हैं, और आज तो कई आगे हम बढ़ चुके हैं। स्त्री विमर्श से बहुत आगे हम निकल चुके हैं। दलित विमर्श की बात आपने कही, अब हम आदिवासी विमर्श की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की आज वृद्ध विमर्श की बात कर रहे हैं, ठीक है, किन्नर विमर्श इसमें जुड़ गया है। तो लगातार इसमें विमर्श जुड़ते चले गए हैं। तो देखा ये गया कि हिंदी की जो और विधाएं हैं, जिनमें उपन्यास हैं, कहानी है, कविताएं हैं, इनमें भरपूर मात्रा में ये विमर्श मूलक जो रचनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें जयप्रकाश करदम का आप नाम ले सकते हैं, अनुज टोन का नाम ले सकते हैं, ये लोग जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम ले सकते हैं। ये लोग लगातार साहित्य की अन्य विधाओं में रचनाएं कर रहे थे जो विमर्श से संबंधित रचनाएं हैं। जब गजल में हम आते हैं तो गजल में जो शुरू में तो थोड़ा कुछ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाद में जो है 2000 के आसपास जब आएंगे तो गजलों में भी विमर्श सामने आने लगते हैं और विमर्श को ध्यान में रखकर रचनाएं होने लगती हैं। और इसमें जो दलित विमर्श के संबंध में जो है अदम गोंडवी का जो नाम हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने सुना है, अदम गोंडवी का बड़ा काम है इसमें। और वल्ली सिंह चीमा को आप जानते होंगे, उनका लेखन गजल में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उनका एक शेर है कि यहाँ पर सब बराबर हैं, यह दावा करने वाला भी, यहाँ पर सब बराबर है, यह दावा करने वाला भी उसे ऊपर उठाता है, मुझे नीचे गिराता है। तो इस तरह के शेर नजर आते हैं। वहीं जब आप वृद्ध विमर्श की बात करेंगे तो मुझे अविनाश जी का ही शेर याद आ रहा है कि नजर जिनको मिली हमसे वही आंखें दिखाते हैं। अविनाश जी का ही हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि इनका शेर है कि नजर जिनको मिली हमसे वही आंखें दिखाते हैं, कदम कैसे कहाँ रखें हमें बच्चे बताते हैं। तो इस तरह के शेर वृद्ध विमर्श को संपूरित करते हुए ये शेर कहे जा रहे हैं। या डॉक्टर पंकज कर, आप जानते हैं कि गजल के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, आप दूरदर्शन के माध्यम से लगातार उनको सुनते रहे हैं। तो उनका एक शेर याद है, या मुझे याद आ रहा है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुजुर्ग घर के उपेक्षित न हो कोई पंकज, बुजुर्ग घर के उपेक्षित न हो कोई पंकज, ऐसे आलात पर भी मसविरा किया जाए। तो इस तरह की रचनाएं आ रही हैं। और फिर जब आप देखेंगे कि जो स्त्री विमर्श की बात हम कर रहे हैं लगातार, वो तो बहुत बात हुई है स्त्री विमर्श के बारे में। डॉक्टर भावना का एक शेर है कि हैं दरीचे न खिड़कियां घर में, हैं दरीचे न खिड़कियां घर में, क्यों भला खुश हों बेटियां घर में। तो इस तरह की गजलें कहीं आई हैं। और लगातार विमर्श को जो है, मैंने कहा कि पहले ही तमाम तरह के नए विमर्श जुड़ते चले जा रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में आपको इस तरह की लेखनी और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान की गजल लेखन की प्रक्रिया जो है वो परंपरागत गजल लेखन से काफी जुदा है, काफी भिन्न है। आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि जो तेवर हम देखते हैं पहले परंपरागत गजल लेखन परंपरा की बात करें, वहां देखते हैं वहां प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका की बातचीत है। यह परिभाषा रूढ़ ही है गजल के लिए, प्रेमी प्रेमिका की बातचीत है। वो तेवर यहाँ समकालीन हिंदी गजल में बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके कारण क्या है? मैं
कारण की बात करना चाहूंगा आपसे, संजीव प्रभाकर जी। देखिए, हर विधा में नवीनता का आग्रह रहता है, जी चाहे वह कहानी हो, कविता हो, गीत हो कि गजल हो, जिसमें जीवन और यथार्थ दोनों के स्वर होते हैं। हिंदी साहित्य में उत्तर छायावाद काल प्रयोगवाद का काल रहा है। बिल्कुल। इसमें वैचारिकता के कई दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं इस समय, इसलिए अंतर्विरोध के स्वर भी काफी मुखर हैं। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टिकोण इस समय की खासियत है। बिल्कुल। इसी समय इसी भावभूमि में गजल भी पुष्पित पल्लवित होती है। साठोत्तरी गजलों में जो साठोत्तरी गजलें हैं वो मानव मूल्यों का निर्धारण करती है और समानता की पक्षधर है। आपातकाल के बाद की इन गजलों में एक तरह की एक अद्भुत व्यंजनात्मकता दिखाई पड़ती है। मुझे एक दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल को बुलाने लगे। बहुत इसमें जो व्यंजनात्मकता का प्रयोग है एक अद्भुत है। इसमें असंतोष की भावना झलकती है। यही असंतोष की भावना आगे चलकर विद्रोह की भावना में परिणत हो जाती है और ये अदमगोंडवी की गजलों में, गजल गोई में सुनाई पड़ती है। अदमगोंडवी के ऊपर तो वैचारिक वर्जनाओं के उल्लंघन का भी आरोप लगा। मुझे उनका एक शेर याद आ रहा है कि जनता के पास एक ही चारा है बगावत, यह बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। क्या बात है। सलफ श्रीराम सिंह ने जनपदी जमीन से बहुत अच्छी अच्छी गजलें कही हैं। बाबा नागार्जुन ने कहा था कि सलफ से हिंदी कविता का एक नया गोत्र शुरू होता है और इनको किसी मत में शरण लेने की जरूरत नहीं है। उनकी गजल गोई में आम आदमी की जद्दोजहद का वर्णन मिलता है। मुझे एक उनका शेर याद आ रहा है कि अंधेरे में भी कोहरा हो गया है, अंधेरे में भी कोहरा हो गया है, हमारा दर्द दोहरा हो गया है, सुनो आवाज मेरी सुन रहे हो, सुना है वक्त बहरा हो गया है। क्या बात है, वाह। तो गजल जो है वस्तुतः गजल, हिंदी गजल जो है वो गजल की परिधि का विस्तार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ। मैं इस सवाल को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगा, जो बदलाव की आप बात कर रहे थे। जी। एक और देखते हैं कि यह मशीनी युग है, मोबाइल का युग है, यहाँ युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खासी भीड़ है, एक लंबी फहरिस्त है युवाओं की जो गजल लेखन में सक्रिय है, प्रतिबद्ध रूप से सक्रिय है। मैं मंचों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल विशुद्ध साहित्यिक गजलों की बात अगर करें हम, तो वहाँ युवा रचनाकार सक्रिय नजर आते हैं। विजय जी खुद भी युवा हैं, गजल पे शोध कर रहे हैं अभी, तो ये सवाल इनसे पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि समकालीन हिंदी गजल में युवाओं का हस्तक्षेप है, दखल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अविनाश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि युवा किस तरह से किसी विधा को ले रहे हैं, या जब आप देखेंगे कि कोई भी जो बड़ा बदलाव आता है वो युवाओं के ओर से ही आता है। किसी बदलाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सही बात। और हिंदी गजल जो है, अभी आपने पहले ही परिचय में ही कहा कि अपने स्वर्णिम काल में है हिंदी गजल, तो इसको कहने के पीछे आपका जो तर्क होगा वो वाकई इस बात से होगा कि आज के जो युवा रचनाकार हैं वो किस तरह की रचनाएं कर रहे हैं। और मैं इस बात को कहने में ज्यादा सक्षम महसूस करता हूं अपने को कि आज जो है हिंदी गजल की 3 पीढ़ी लगातार सक्रिय है। इसमें एक वो रचनाकार हैं जो स्थापित हैं, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जिसमें आप अनिरुद्ध सिन्हा का नाम ले सकते हैं, वशिष्ठ अनूप का नाम ले सकते हैं, कमलेश भट्ट कमल का नाम ले सकते हैं, या फिर ज्ञान प्रकाश विवेक हैं, ध्रुव गुप्त हैं, प्रेम किरण हैं। एक लंबी सूची है ऐसे गजलकारों की जिन्होंने दुष्यंत के बाद जो है, दुष्यंत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और एक दूसरी जो परंपरा है, एक दूसरी जो धारा है, जो युवाओं की धारा है, जो इन लोगों से सीख कर आगे बढ़ रही है। दुष्यंत से तो वो ग्रहण कर ही रही है ये युवा पीढ़ी, लेकिन जो ये स्थापित रचनाकार हैं जिनका अभी मैंने नाम गिनाया आपको, ये इनसे भी सीख रहे हैं लगातार, और इनकी भी सूची बहुत लंबी है। लगातार गजल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं और हर रोज गजल संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। युवाओं की भीड़ बढ़ गई है आज गजल के क्षेत्र में। इसमें अगर आप नाम लेने की बात करेंगे तो रामनाथ बेखबर का नाम आएगा, नजम सुहास जी का नाम आएगा, बहुत अच्छी गजलें कह रहे हैं। केपी अनमोल जी का नाम लेना मुनासिब है। यहाँ आप संजीव प्रभाकर हमारे साथ बैठे हुए हैं,
मैं यहाँ आपके साथ भी अनुचित नहीं करूंगा कि आपका भी नाम इस सूची में रखना वाजिब है। राहुल सिवाय हैं, जियाउर रहमान जाफरी हैं, तो एक लंबी सूची है ऐसे लोगों की जो लगातार युवाओं में, और उनकी गजलों को जब आप देखेंगे तो आप कहीं से भी उस गजल को खारिज नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये गजल किसी व्याकरण के स्तर पर या कथ्य के स्तर पर या विषय के स्तर पर, किसी स्तर पर मतलब इसको इनकी सक्रियता, इनकी प्रतिबद्धता जी, जी, निश्चित जी। रूप से सुखद भविष्य के संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि अविनाश जी का एक शेर मुझे यहाँ ध्यान आ रहा है कि रोने लगे थे बोल के कातिल भी है मेरे, रोने लगे थे बोल के कातिल भी है मेरे, तेरा पता ये हमको तेरे घर से मिला क्या है। बात तो है। देखिए ये जो घर के टूटने की जो त्रासदी है, सही बात। जो प्रेमचंद के उपन्यासों में से आना शुरू हो गया था, जी। वो आज के युवाओं में वो चीजें नजर आ रही हैं कि किस तरह से आज जो घर का बिखराव है, आज हम न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, तो ये जो घर में मनमुटाव की स्थिति है, ये गजलों में आ रही है चीजें। या अभिषेक कुमार सिंह का एक शेर है कि सभी मशगूल हैं अपनी उड़ानों में, बदलते जा रहे हैं घर मकानों में। तो देखिए इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं लगातार। या फिर पंकज कर्ण जी का एक शेर याद आ रहा है कि उसे तालीम है उल्फत की पंकज, उसे तालीम है उल्फत की पंकज, उसे नफरत सिखाकर क्या करोगे। तो इस तरह की चीजें जो है लगातार युवा अपने गजलों में विषय बना रहे हैं। और इसका कारण जो जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि युवाओं के पास एक्सपोजर बहुत है। वो दुनिया से कटे हुए नहीं है, वो दुनिया से जुड़े हुए हैं, लगातार वो जुड़े हुए हैं, संपर्क में है, तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है। तो उनके लिए कुछ भी दूर की गौरी नहीं है, वो बहुत नजदीक से चीजों को महसूस कर रहे हैं। उनके गजलों में के कथ्य में जब वैविध्य की बात आप करेंगे तो वो सीमित नहीं है। वो उनकी गजलों में प्रेम भी है, प्रकृति भी है, घर समाज है, गांव है, जी। शहरी जीवन है, धार्मिक विसंगतियों के चेहरे हैं। जो बड़े तथाकथित बड़े घराने हैं, उनकी जो अपनी बनावट है, जो बाहर वो दिखाते हैं, घर में उनके जो है, तो इस तरह की चीजों पर भी वो सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। और युवाओं की रचनाओं में आज बहुत दम है। और मुझे रामनाथ बेखबर का एक शेर याद आ रहा है कि चीख दबी थी फूलों में, चीख दबी थी फूलों में, गुलशन में सन्नाटा था। तो देखिए इस तरह के प्रयोग युवा कर रहे हैं। तो वाकई युवा बहुत सक्रिय हैं और हम सबको इसको सराहना इसकी करनी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद विजय जी। अगला सवाल मेरा संजीव प्रभाकर जी से होगा कि हम केंद्र में कविता को रख के ही बात करते हैं जी। तो अगर हिंदी गजल और कविता की तुलना करें या समानता की बात करें वहां, तो समकालीन हिंदी गजल कविता की जरूरतों को कहाँ तक पूरा कर पा रही है? देखिए हिंदी गजल अपने अतीत के सारे पूर्वाग्रहों से बाहर आ चुकी है। बिल्कुल। इसमें संवेदना की गहराई है तो तलखियां भी है। यह आम आदमी की बात करती है तो इसमें भारतीय जीवन दर्शन भी है। हिंदी गजल की खासियत है कि इसमें युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। जब हम समकालीन गजल के परिदृश्य को देखते हैं और इसकी प्रवृत्ति को देखते हैं तो पता चलता है कि गजलकार अपने अनुभव का अतिक्रमण कर जो जीवन की विसंगतियां हैं उनको एक बड़े संदर्भ के साथ जोड़ पाते हैं। जो अभी के गजलकार हैं उनमें अनुभव का आधार भी है और एक तरह से अंतः प्रज्ञा पर आधारित दिशा बोध भी है। मुझे एक डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदी का एक शेर याद आ रहा है कि जानते हैं हम दरख्तों का मिजाज, जानते हैं हम दरख्तों का मिजाज, पत्ता पत्ता फिर हरा हो जाएगा। क्या बात है, वाह। एक और शेर मुझे अनिरुद्ध सिन्हा का याद आ रहा है, उन्होंने काफी चर्चा किया उनकी। तो उनका एक शेर है कि उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है। उलझनों से काफी प्रसिद्ध शेर है जो, उलझनों से तो कभी प्यार से कट जाती है, जिंदगी वक्त की रफ्तार से कट जाती है। एक और शेर मैं उद्धृत करना चाहूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज का। उनका शेर है कि कितने भोले मेरे गांव के लोग थे, क्या बात, कितने भोले मेरे गांव के लोग थे, धूप में ही पसीना सुखाते रहे। क्या बात है, वाह। कितना बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत शेर है। एक और शेर मैं उद्धृत करना चाहूंगा डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम का। उनका शेर है कि आज के इस दौर की
आज की इस दौर की हैं मुश्किलें चिंताएं और जी आज की इस दौर की हैं मुश्किलें चिंताएं और अब नहीं है जिंदगी गुजरे हुए कल के समान। क्या बात है। तो गज़ल जो है, गज़ल में असीमित संभावना है। जी इसकी 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 जो सीमाएं हैं उसी ने संभावनाओं के द्वार खोले हैं। जी गज़ल जो है गज़लकार को जी अपने अनुभव की अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है। जी एक आलोचना की एक किताब है जहीर कुरैशी की, जी हिंदी गज़ल की अवधारणा। जी इसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदी गज़ल में विषय वैविध्य बहुत अधिक है। कुछ तो ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी तरफ तो हिंदी गज़ल ने ही ध्यान आकृष्ट करवाया है। जी जैसे कि गज़ल में बाल मन की छवियाँ, महिला का महबूबा के अलावियाने रूप, जी समाज, परिवार, राजनीति, इन सब की तरफ जो है हिंदी गज़ल ने ध्यान आकृष्ट करवाया है। तो हिंदी गज़ल में सामूहिक संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसमें एकांकिकता है, जड़ता नहीं है। यह हिंदी गज़ल जो है अपने परिधि और अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार करती हुई नजर आती है। बिल्कुल जी यहाँ जब गज़ल की बात हो रही है तो आधी आबादी की बात ना हो तो थोड़ी बेईमानी से हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि कम समय में, बहुत हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, कि हिंदी गज़ल में महिला गज़लकारों का हस्तक्षेप कहाँ तक है, किस तरीके से वो सक्रिय हैं गज़ल लेखन में, कम शब्दों में हमारे दर्शकों के साथ विजय। जी अविनाश, देखिए जैसे गज़ल अपने स्वर्णिम युग में है, जब आप महिलाओं की बात करेंगे, इस क्षेत्र में महिला गज़लकारों की बात करेंगे तो थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगेगी। आपने ही अभी एक किताब का संपादन किया, वो बिहार के संदर्भ में, दहलीज से आगे बिहार की महिला गज़लकार। आप जानते हैं कि आपने 62 महिला गज़लकारों को स्थान दिया और आपने बहुत अध्ययन किया है इस पर। अभी एक किताब आई अनिरुद्ध सिन्हा जी की, मैं उदाहरण के तौर पर इसलिए इन किताबों का नाम ले रहा हूं कि आप बहुत कम किताबें समझ पाएंगे। सही बात। तो महिलाओं के संदर्भ में काम हो रहे हैं, तो हिंदी गज़ल के युवा चेहरे जो एक आलेख संजीव प्रभाकर जी का भी है महिला गज़ल। जी, तो उसमें जो है बात यह है कि उस हिंदी गज़ल के युवा चेहरे में 54 गज़लकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें सिर्फ मात्र 4 महिलाएं हैं। अनिरुद्ध सिन्हा जैसे आलोचक जो हैं, तटस्थ आलोचक माने जाते हैं, साहित्य के लिए समर्पित व्यक्ति माने जाते हैं, और वो जब 54 में से सिर्फ 4 महिलाओं को स्थान देते हैं तो आप समझ सकते हैं, जिनमें 4 नाम है संजू सब्दिता का, सुहा शुक्ला मिश्रा अधर जी का, गरिमा सक्सेना और चित्रा भारद्वाज सुमन। तो इन 4 को स्थान दिया गया है। तो मेरा कहना यहाँ ये है कि धूमिल की एक कविता है लोहे का स्वाद, उस कविता की पंक्तियां हैं कि लोहे का स्वाद मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगा। सही बात। मेरा कहना यह है कि उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो लिख रही हैं, उनकी गजलों में जो विषय आ रहे हैं वो बिल्कुल उनके अनुभव से उपजी हुई चीजें नहीं नजर आ रही हैं। वो बहुत सतही चीजें, जो प्रेम से चीजें निकल कर आ रही हैं, प्रेम की कविताएं नजर आ रही ये है कि कम से कम वो लिखना शुरू कर रही है। लेकिन वही कुछ नाम है, प्रतिनिधित्व है, कुछ नाम जरूर है जो आश्वस्त करते हैं कि भविष्य ठीक होगा, जिनमें डॉक्टर भावना का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर आरती का नाम ले सकते हैं, आराधना प्रसाद उसमें है। तो कई रचनाकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और सक्सेना है उसमें, हाँ, सोनूपा विशाल है, अंजू केशव जी हैं, तो कई नाम ऐसे भी हैं जो आश्वस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो लिख रही हैं, ये सुखद है हिंदी गजल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और मैं शुक्रगुजार हूँ संजीव प्रभाकर जी का इस परिचर्चा में आने के लिए, परिचर्चा को सफल और सार्थक बनाने के लिए। मैं साधुवाद देता हूँ आपको। विजय जी के प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गजल पे शोध भी कर रहे हैं और अपने शोध का कुछ अंश आपने यहाँ परिचर्चा के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया हमारे दर्शकों के बीच। और मैं सभी दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस कार्यक्रम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।